हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी का आइडियल क्लासेस 2.0 पे स्वागत करते हैं। आइए, इससे पिछले क्लास में हम लेसन 2 को पूरी तरह समाप्त कर लिए हैं। उसका नोमेरिकल वगैरह सभी चीज़ मतलब एक एक करके देख चुके हैं। ठीक है, लगभग लेसन 2 तक आपका फिजिक्स खत्म हो गया। यानी लेसन 2 कहने का अर्थ कि प्रकाश का परिवर्तन। लेसन 1 टोटल खत्म, जो दर्पण से होता है खत्म कर लिए हैं। और लेसन 2 यानी लेसन 1 यानी प्रकाश का परिवर्तन और लेसन 2 यानी प्रकाश का अपवर्तन। लगभग दोनों चीज़ें हम पूरी तरह देख चुके हैं और ख़त्म हो चुका है। ठीक, अब आइए इससे आगे मतलब आज की क्लास में हम दूसरा चैप्टर देखते हैं, नया चैप्टर, जिसका नाम क्या है भाई? मानवनेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तनांक तथा वर्ण विक्षेपण, यानी लेसन 3 है। देखिए, एनसीईआरटी बुक उठाइएगा, आप एनसीईआरटी बुक उठाइएगा तो लगभग आपका एनसीईआरटी उठाइएगा तो लेसन 1 यानी प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन यानी लेसन 2, ठीक, और लेसन 3 यानी मानव नेत्र, ये तीनों एक ही में मर्ज कर दे दिया है। अदरवाइज आप कोई भी बुक उठाइएगा तो बाबू उसमें एक एक चैप्टर वाइज दिया है और ये एनसीईआरटी में एक टॉपिक वाइज दे दिया है। एक ही चैप्टर में तीनों को खत्म कर दिया है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे आज ये लेसन 3 देखेंगे। यदि आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो उसी का पार्ट था। देन तीसरा टॉपिक ये बाबू मानव नेत्र है। ठीक, आइए देखिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण, ये सभी चीजें इसमें हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में देखेंगे कि मानव नेत्र होता कैसा है, मतलब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसको कह सकते हैं मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। दरअसल ऐसे देखने में आपको गोलीय दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर से जाकर देखिएगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये बाबू पूर्णतः लगभग गोलीय होता है, कुछ ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक, कुछ इस प्रकार होता है। ठीक, यानी गोलीय होता है। ठीक, आंख के गोले जिसे नेत्र गोलक कहते हैं, जो गोल भाग होता है, जो गोला ये आपको दिख रहा है, इसी को बाबू हम नेत्र गोलक कहते हैं। आंख के गोले यानी ये जो गोला दिख रहा है आंख के बारे में, इसी को नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक, देखिए इसके बाद वाला, देखिए इसके बाद वाला भाग जो देखिए एस्कुलेरा या दृष्टिपटल, देखिए इसको हम इसके बाद बताएंगे। या कार्निया, आपको जब हम बताने लगेंगे कार्निया किसे कहते हैं तो इसमें आपका एक टॉपिक आ जाएगा एस्कुलेरा। अभी कहिएगा कि स्कुलेरा क्या होता है, हमको पता ही नहीं है, तो कार्निया कैसे हम समझें। तो देखिए इससे पहले आपको एस्कुलेरा के बारे में हम इसके बारे में यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में बता रहे हैं। ठीक, एस्कुलेरा या दृष्टिपटल, देखिए मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत, यानी मानव नेत्र जो ऐसे होता है नेत्र गोलक टाइप पे। थोड़ा सा फिगर बुक में आप देख लीजिएगा, फिगर बना नहीं पाया, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। ठीक, ऐसे जो भाग होता है मानव नेत्र का, इसके सबसे ऊपरी भाग को देखिए, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृष्टिपटल कहते हैं, दृष्टिपटल। अब देखिए जब एस्कुलेरा, सॉरी, हाँ देखिए एस्कुलेरा या दृष्टिपटल एक ही चीज होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एस्कुलेरा या दृष्टिपटल लिख लीजिएगा, यहाँ नोट कर लीजिएगा। एस्कुलेरा या दृष्टिपटल, ये बाबू आपका क्वेश्चन है, एस्कुलेरा या दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत है, जो ऊपरी परत होता है, फिगर वाइज देख लीजिएगा, तो उसको एस्कुलेरा या दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक, अब देखिए 1 नंबर पे अब आइए, अब कार्निया किसे कहते हैं? कार्निया, तो देखिए कार्निया एस्कुलेरा के सामने वाला भाग, जो कुछ उभरी परत की तरह पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। आवाज नीचे, कुराइड। एस्कुलेरा के निचले वाले परत को, यानी बाबू एस्कुलेरा के ऊपरे वाले परत को कार्निया कहते हैं और एस्कुलेरा के निचले वाले परत को क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। अब आइरिस या परितारिका के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, आइरिस क्या होता है और परितारिका क्या होती है। तो बाबू नेत्र में ये थोड़ा सा बाहर आ जाता है। देखिए नेत्र में आप ऐसे देखे होंगे, नेत्र में ऐसे गोलाकार देखे होंगे आप। नेत्र में जब देखेंगे तो ऐसे नेत्र के अंदर ऐसे गोला एक दिखता है ना, दिखता होगा। नेत्र के अंदर देखिएगा ऐसे गोला दिखता है आंख में बाबू, इसी को हम आइरिस या परितारिका कहते हैं। ठीक, तो ये कार्निया के पीछे एक छिद्र पटल होता है जिसे आइरिस
या परितारिका कहते हैं, भिन्न भिन्न रंगों का होता है। देखिए इसी के वजह से नेत्र का कलर चेंज हो जाता है। यानी कुछ आदमी का नेत्र देखिएगा तो बाबू भूरा टाइप का दिखता है, कुछ आदमी का नीला टाइप का दिखता है। ये सभी के सभी कार्नियक आइरिस या परितारिका की वजह से होता है। ठीक, इसी को हम आइरिस कहते हैं। आइरिस, आइरिस कहिए या परितारिका कहिए, इसी को आइरिस कहते हैं। नेत्र में देखिएगा थोड़ा सा गोला टाइप का होता है, किसी किसी का ये भूरा होता है, जैसे ऐश्वर्या राय का देखिएगा तो नीला होता है। ठीक, तो इसी की वजह से आंख का कलर चेंज हो जाता है। और देखिए आगे देखिए पुतली या नेत्रोदय। तो देखिए आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छेद होता है। देखिए आइरिस ये है, आइरिस ये है ना, तो इसके मध्य भाग में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है, यहाँ पे, जहाँ से नेत्र में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। परितारिका से ही नेत्र में प्रकाश की किरण हमारे प्रवेश करती है। तो बाबू इसी को क्या कहते हैं, ये छोटा सा बिंदु जो छेद दिखता है परितारिका में, इसको क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। पुतली या नेत्रोदय, नेत्रोदय, पुतली या नेत्रोदय। देखिए ये आपका आइरिस हो गया। आइरिस या परितारिका समझ रहे हैं क्या होता है, नेत्र में गोला सा दिखता है, आपके भी नेत्र में दिखेगा, देख सकते हैं आप खुद। इसी के वजह से किसी का नेत्र भूरा और किसी का नेत्र काला या ब्लू टाइप पे दिखता है। नेत्र का कलर डिसाइड करता है कौन, आइरिस या परितारिका डिसाइड करता है। ठीक, उसके बाद बाबू पुतली को देखें तो पुतली नेत्र के आइरिस में देखिएगा छोटा सा छिद्र होता है, एकदम छोटा सा बिंदु टाइप का काला दिखता है। उसी को बाबू क्या कहते हैं, देखिए इसका डिफिनेशन कैसे दे दिए, आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छेद होता है, जिसे आंख की पुतली कहते हैं। यही बाबू पुतली का कार्य करता है। ठीक है, डिफिनीशन नोट कर लीजिए। ठीक, इसके आगे हम आपको बता रहे हैं, नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अगला है बाबू दृष्टिपटल या रेटिना किसे कहता है। ठीक, क्या है, दृष्टिपटल या रेटिना। देखिए यही है दृष्टिपटल या रेटिना। देखिए आंख के सबसे भीतरी भाग जो जिसे रेटिना कहते हैं। यानी बाबू ये जो नेत्र गोलक आपका ऐसे होता है, कुछ फिगर थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। फिगर नेत्र गोलक ऐसे इस प्रकार का थोड़ा सा होता है। तो इसका सबसे भीतरी भाग यानी यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये शंकु आकार और छड़ जैसी रचनाएं होती है। यहाँ पे बाबू इस वाले भाग में आपका क्या होता है, दृष्टिपटल या रेटिना होता है। दृष्टिपटल या रेटिना होता है इस वाले भाग में, सबसे भीतरी परत, आंख के सबसे भीतरी परत का जो भाग होता है वहीं पे बाबू दृष्टिपटल या रेटिना स्थित होता है। देखिए दृष्टिपटल या रेटिना, यह रेटिना बहुत ही प्रकाश का सुग्राही होता है, यही प्रकाश को शोषित करता है। नेत्र लेंस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। देखिए जो मानव नेत्र है, तो नेत्र में पूछता है क्वेश्चन कि नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पे बनता है, नेत्र के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो कह सकते हैं नेत्र के रेटिना वाला भाग जो है उसी पे वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और वो भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है रेटिना पर। हमारे रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, हमारे दिमाग द्वारा इन्फॉर्मेशन मतलब उसको सही करके देखा जाता है। ठीक, इस पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। देखिए आइए देखिए रेटिना से दो प्रकार के तंतु जुड़े होते हैं। रेटिना से वही बताएं, एक शंकु आकार तंतु होता है जिन्हें छड़ या शंकु कहते हैं। रेटिना से दो और तंतु जुड़े होते हैं जिन्हें छड़ या शंकु कहते हैं। ठीक, अब देखिए आगे ये समंजन क्षमता क्या है। समंजन क्षमता क्या है, देखिए कैमरा वगैरह कभी आप लोग चलाए होंगे, कैमरा वगैरह चलाते हैं ना, या मोबाइल से फोटो वगैरह खींचे ही होंगे। तो जब भी आप फोटो खींचिएगा तो काफ़ी दूर स्थित आदमी होता है तो उसको जूम कर लेते हैं, और नज़दीक अगर दूर उसको ले जाना रहता है तो उसको छोटा कर लेते हैं। ठीक, तो ये काम जो कैमरा में करता है वही काम हमारे नेत्र में डायफ्राम करता है। ठीक, क्या करता है बाबू कि अगर बहुत दूर स्थित हो तो ऐसे देखते हैं, एकदम ऐसे डायफ्राम एकदम उभर जाता है, और नज़दीक रहता है थोड़ा सा डायफ्राम को नीचे कर लेते हैं। तो देखिए वही समंजन क्षमता है। आंख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों का तनाव को घटा बढ़ाकर, आंख द्वारा अपनी सिलियरी पेशियां जो होती है उसके तनाव को घटा कर, अब बहुत दूर है तो बढ़ाएंगे, नजदीक है तो घटा लेंगे। ठीक, घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर
अब आप ही बताइए, लेंस की फोकस दूरी बदलते नहीं है। ऐसे बड़ा सा कैमरा लिए देखिएगा, उसमें आगे की तरफ घुमाने वाला रहता है लेंस के पास, वो बाबू घुमाएंगे तो बड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो उससे फोकस दूरी उसका बदलते रहता है। तो वहीं नेत्र में भी वैसा ही काम होता है, फोकस दूरी को बदलकर दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का साफ साफ देखने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक। आंख द्वारा अपनी सेलियरी पेशियों के तनाव को घटाकर या बढ़ाकर बहुत दूर स्थित या नजदीक स्थित वस्तुओं को साफ देखने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहिएगा? आंख द्वारा अपनी सिलेरी पेशियों के तनाव को घटाकर या बढ़ाकर बहुत दूर स्थित या नजदीक स्थित, क्या कहिएगा? बहुत दूर स्थित या नजदीक स्थित वस्तु को साफ देखने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। वही लिखा है, देखने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर? समंजन क्षमता क्लियर, ठीक। अब देखिए, समंजन क्षमता के बाद आता है बाबू स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी वह दूरी जहां पर स्थित किसी वस्तु का हम स्पष्ट रूप से देख सकें, यानी साफ देख सकें। इसको ऐसे बोल सकते हैं, पूछेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं? तो कहेंगे वह न्यूनतम दूरी या वह निकटतम दूरी जहां पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जहां पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे साफ बन जाए, या ऐसे न कहकर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह निकटतम है, वह निकटतम बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को हम साफ देख सकते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और बाबू स्पष्ट दर्शन की देखिए, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी हमारे मानव आंख में 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी को बाबू डी से सूचित किया जाता है, ठीक। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को हम साफ देख सके, वह स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहलाती है। इसकी बाबू 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और इसे डी से सूचित किया जाता है, ठीक। अब देखिए, अब आइए दूर बिंदु या निकट बिंदु। तो दूर बिंदु क्या कर सकते हैं? दूर बिंदु वह दूरस्थ बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु का, मतलब वह दूरस्थ बिंदु या वह अधिकतम बिंदु जहाँ स्थित किसी वस्तु को हम साफ नेत्र में बिना समंजन की क्रिया किए साफ देख सकते हैं, वह स्पष्ट दर्शन की दूर बिंदु कहलाता है। देखिए, दूर बिंदु क्या है? दूर बिंदु, ध्यान दीजिएगा, वह दूरस्थ बिंदु, क्या कहिएगा? वह दूरस्थ बिंदु जहाँ पर स्थित कोई वस्तु को हम स्पष्ट रूप से साफ देख सकते हैं, उस बिंदु का दूरस्थ, उस नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। दूर बिंदु बाबू सामान्य नेत्र में दूर बिंदु अनंत होता है, सामान्य नेत्र में दूर बिंदु अनंत होता है, ठीक। और बिना समंजन क्रिया को देख सकते हैं, जितना दूर देख सकते हैं, जितना अधिक से अधिक देख सकते हैं, उस नेत्र के लिए हम उस बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। अस्पष्ट दूर बिंदु है, ठीक है। और निकट बिंदु का वही कंडीशन है, वह निकटतम बिंदु जहाँ हमारे आँख समंजन की क्रिया करके स्पष्ट रूप से देख सके किसी वस्तु को, वह निकट बिंदु कहलाता है, ठीक है। निकट बिंदु सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। और एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु बाबू अनंत होता है। ये दो क्वेश्चन लगभग मतलब हर सेट में आपको मिल जाएगा, दो में से एक कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और अस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितनी होती है, यानी दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है, ठीक। और समंजन क्षमता आपको याद ही है, ठीक है। समंजन क्षमता याद है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, नोट कर लिए, मिटा दें, ठीक है। देखिए, अब देखिए, अब दृष्टिप्रास एक होता है, क्या? दृष्टिप्रास होता है, दृष्टिप्रास। तो बाबू दृष्टिप्रास को क्या कहते हैं? दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिप्रास कहते हैं। इसे बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं?
दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टिप्रास। तो दृष्टिप्रास ऐसे लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, कह दीजिएगा दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसी को दृष्टिप्रास कहते हैं। क्या कहिएगा? दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिप्रास कहते हैं। ठीक, अब आइए चलते हैं दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, नेत्र में कैसे होता है, चलिए ये मिटा दें। दृष्टिप्रास एक नोट कर लीजिएगा, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टिप्रास कहते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं दृष्टि दोष की ओर। आइए देखिए, अगला टॉपिक बाबू हम लोग कराएगा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ठीक, देखिए हेडिंग डाल दे रहे हैं, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। ठीक, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ठीक, दृष्टि दोष। तो बाबू देखिए, समय बढ़ने के साथ साथ एज में परिवर्तन होता है और तरह तरह से कमियां आंख में नजर आती है। ठीक, आप भी देखे होंगे। तो दृष्टि दोष में क्या होता है कि किसी इंसान को दूर कर मतलब जैसे कहते हैं ना कि दूर कोई वस्तु रख दिया जाता है तो उनको दिखाई नहीं देता है। किसी इंसान को ये होता है कि नज़दीक कोई वस्तु रख दिया जाता है तो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसी कमी को ही दृष्टि दोष कहते हैं। यानी किसी कारणवश नेत्र में ऐसी कोई कमी आ जाए जिससे बहुत दूर स्थित या नजदीक स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, यही कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, डिफिनीशन में कैसे बोल सकते हैं? तो कह सकते हैं बहुत दूर स्थित या नजदीक स्थित, क्या कहिएगा? बहुत दूर स्थित या नजदीक स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता को खो देना ही दृष्टि दोष कहलाता है। यानी आप जानते हैं कि कोई भी प्रतिबिंब हमारे नेत्र के किस भाग में बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो रेटिना पर जब बनबे नहीं करेगा प्रतिबिंब तो हम किसी वस्तु को कैसे देख पाएंगे? कैसे देख पाएंगे बताइए? तो क्या कहेंगे? दृष्टि दोष को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या कहेंगे? बहुत दूर स्थित या नजदीक स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता को खो देना ही क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। यानी या दूर रखिए तो वो न दिखे या नजदीक रखिए तो वो न दिखे। ऐसा भी कंडीशन पाया जाएगा जैसे एज बढ़ने के साथ साथ कि न दूरे का दिखता है न नजदीके का दिखता है, यानी कभी कभी दोनों नहीं दिखता है, तो अभी दृष्टि दोष में ही आएंगे। वो भी दृष्टि दोष के ही प्रकार है। ठीक, तो दृष्टि दोष को कैसे डिफाइन कीजिएगा? बहुत दूर स्थित या नजदीक स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता को खो देना ही क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक, दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। ऐसे होता है 4 प्रकार। थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाइएगा तो 4 प्रकार पढ़ना है, इसे हम आपको चारों प्रकार बता देंगे, इसे 3 ही प्रकार मानिए। ठीक है, देखिए दृष्टि दोष, दृष्टि दोष एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। एक क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। और एक क्या होता है? जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और बाबू एक एक्स्ट्रा होता है अबिंदुता, 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 ये भी बता देंगे हम आपको। ठीक है, मेजर ये 3 ही पढ़ा जाता है। ठीक, देखिए तो सबसे पहले हम आपको दृष्टि दोष का डिफिनीशन बताएं। दृष्टि दोष का डिफिनीशन आप कैसे दीजिएगा? ठीक, तो क्या कहिएगा? बहुत दूर स्थित या नजदीक स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता को खो देना ही दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। एक एक्स्ट्रा में जाता है अबिंदुता, हम आपको वो भी बता देंगे। ठीक, तो निकट दृष्टि दोष क्या कहता है? निकट दृष्टि दोष क्या कहता है? तो देखिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन लेकर आता है ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। समस्या क्या होता है भाई मेरे कि बहुत आदमी ऐसे निकट, नाम से पता चलता है निकट, अच्छा निकट दृष्टि दोष है तो इसमें नजदीक की वस्तु नहीं दिखेगी। बहुत आदमी सेंस लगाता है निकट दृष्टि दोष है तो इसमें नजदीक की वस्तु नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं होता, एकदम उल्टा है। दिखता कोई और है, दिखाता कुछ और है। ठीक, देखिए कैसे दिख रहा है, क्या मतलब ये क्या चीज दिख रहा है? दिख रहा है कि निकट, यानी निकट की वस्तु नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष में दिख रहा है कुछ और लेकिन दिखाता क्या है? देखिए इसका रियलिटी यही है भाई मेरे कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है, एकदम उल्टा, और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। यानी निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहेंगे? कहेंगे इस प्रकार के दृष्टि दोष में या ऐसे दृष्टि दोष में
निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहिएगा, ऐसे दृष्टि दोष में देखिए सिंपल समझिए, निकट दृष्टि दोष का अर्थ होता है कि निकट का वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। अब डिफिनीशन आप खुद से बना लीजिए कि हाँ, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है तो हम कैसे बोलेंगे इसको, तो कहिएगा ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। या अपने तरह से बताइएगा, या ऐसे बना लीजिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक, आइए आप दूर दृष्टि दोष की दुनिया में चलते हैं। दूर दृष्टि दोष क्या है, देखिए दूर दृष्टि दोष पूरा लिख लीजिएगा, केवल दूर लिखे हैं। ठीक, आप समझिएगा दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं तो ये दृष्टि दोष है। ठीक, दूर दृष्टि दोष, तो बाबू यही दिख रहा है कुछ और लेकिन दिखाता है कुछ और। दिख रहा है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, बिल्कुल गलत है। सेंस लगाने वाले कह देंगे अच्छा दूर दृष्टि दोष, वाह तो इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखती होगी तब मैंने दृष्टि दोष के साथ दूर लग गया है। बिल्कुल गलत है बाबू, एकदम उल्टा चलता है, उल्टा। देखिए कैसे, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्या चलता है, दूर की वस्तु, जो दूर रखी वस्तु है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। क्लियर, कोई दिक्कत है? दृष्टि दोष समझने में कोई भी समस्या हो भाई मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक चीज और, जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो हम आपको बता दे रहे हैं कि नेत्र गोलक पढ़िएगा तो थोड़ा सा बुक लेकर पास में बैठिएगा जिसमें फिगर हो, बढ़िया से फिगर बताया गया हो। ठीक, थोड़ा सा फिगर हम उतना अच्छा से बना नहीं पाए हैं इसी वजह से। देखिए ऐसे दृष्टि दोष में आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक, हम कहाँ थे, दूर दृष्टि दोष पे थे। तो दूर दृष्टि दोष में हम बता रहे थे कि इस प्रकार के दृष्टि दोष में, या ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे तथा निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे, कौन सा दृष्टि दोष कहलाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक, क्लियर। देखिए आप समझ लीजिए, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है निकट का नहीं। अब डिफिनीशन आप खुद से लिखिए कि कैसे बनाइएगा, कई तरह से बोल दीजिएगा। अब हम जो लिखवाएंगे वही थोड़ी बोलिएगा, जरूरी थोड़ी हम बोले आप वही बोलिएगा। आप बस समझ गए कॉन्सेप्ट कि दूर की दिखाई देता है, दूर में निकट का नहीं दिखाई देता। कह दिए दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। या कहिएगा ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक, जैसे मन वैसे कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा जरा दृष्टि दोष के बारे में देखते हैं। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में निकट तथा दूर दो ही चीज होता है, दोनों गायब हो जाता है। जरा दृष्टि दोष में दोनों गायब हो जाता है। देखिए जरा दृष्टि दोष काफी एज गिरने, यानी 60 प्लस जब एज हो जाता है, 60 प्लस, इंसान का 60 प्लस जब एज हो जाता है तो सिलियरी पेशियों का तनाव घटाने बढ़ाने का जो अभी बताया है डायफ्राम का काम करता है। यानी ये सिलियरी पेशियों का तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, घटवे बढ़वे नहीं करता है क्योंकि एज घटने के साथ साथ वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं सिलियरी पेशियाँ, जिसके वजह से ना कभी निकटे का दिखाई देता है ना दूरे का दिखाई देता है। ठीक है, तो बाबू जरा दृष्टि दोष में ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यही बाबू है आपका जरा दृष्टि दोष। ठीक, क्लियर। आगे ये देखिए क्या बताया आपको, हम सबसे पहले क्या चीज बताएं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक, तो हम आपको बताए हैं कि बहुत दूर स्थित दृष्टि दोष, देखिए यही ये वाला दृष्टि दोष क्या बताया है, बहुत दूर स्थित या नजदीक स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता को खो देना ही क्या कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। और दृष्टि दोष 3 प्रकार का बताया है। 1 नंबर बताया है निकट दृष्टि दोष, 2 नंबर बताया है दूर दृष्टि दोष और 3 नंबर बताया है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष इस प्रकार के दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष की बात करें तो ऐसे दृष्टि दोष में या इस प्रकार के दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, क्या कहलाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। और जरा दृष्टि दोष की बात करें, जरा दृष्टि दोष की बात करें तो कहिएगा इस प्रकार के दृष्टि दोष में ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी दोनों में से कोई दिखाई नहीं देता। ठीक,
और अबिंदुता की बात करें तो जान लीजिए इसके साथ साथ अबिंदुता की स्तंभ और रो पढ़े हैं, ठीक है, उदग्र और स्तंभ पढ़े होंगे। ये जो रेखाएं आपको दिख रही है ये उदग्र रेखाएं हैं, ठीक है, ये स्तंभ रेखाएं हैं। तो बाबू अगर ऊपर और ऐसे दो चीज ऐसे अगर रख दिया जाए, कुछ चीज ऐसे रखा गया है, कुछ चीज खड़ा रखा गया है, तो यदि उदग्र दिखाई देगा तो स्तंभ दिखाई नहीं देगा, स्तंभ दिखाई देगा तो उदग्र दिखाई नहीं देगा, ठीक। यानी जिस नेत्र में अबिंदुता दृष्टि दोष हो जाता है, यानी जिस नेत्र जो नेत्र अबिंदुता दृष्टि दोष से ग्रसित हो जाता है उसको एक साथ उदग्र एवं स्तंभ रेखाएं दिखाई नहीं देती है। यदि उदग्र रेखाएं दिखाई देती है तो स्तंभ रेखाएं नहीं दिखाई देती हैं, यदि स्तंभ रेखाएं दिखाई देती है तो उदग्र रेखाएं नहीं दिखाई देती, ठीक ठीक। अब देखिए इसके उपचार के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, किसके लिए कौन सा उपचार किया जाता है, ठीक। चलिए इतना नोट कीजिएगा, इसमें नोट करने वाला है क्या, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है। देखिए अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आ जा रहे हैं। देखिए इसके उपचार के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। निकट दृष्टि दोष थोड़ा सा काफी रफ हो गया है, देखिए अभी तक हम क्या क्या पढ़े, ठीक है। नेत्र के बारे में देखें, परितारिका क्या होता है, आइरिस क्या होता है, दृष्टिपटल क्या होता है, रेटिना क्या होता है, सभी चीज देखें, ठीक है। उसके बाद नेत्र के बाद हम क्या क्या देखें, समंजन क्षमता देखें, ठीक है। समंजन क्षमता देखें तो समंजन क्षमता किसे कहते हैं अभी आपको बता दिए हम, याद होगा, याद है ना कि रिपीट करना पड़ेगा, ठीक। समंजन क्षमता देखें, दृष्टि दोष देखें और दृष्टि दोष के प्रकार देखें। दृष्टि दोष के प्रकार में निकट, दूर, जरा, अबिंदुता, यानी 5 दृष्टि दोष देखें, लेकिन कह रहे थे हम 3 ही, क्योंकि मेन निकट होता है, दूर होता है और जरा होता है, यही 3 मेन होता है। और अबिंदुता एक एक्स्ट्रा होता है, नहीं 4 ही देखे थे, अबिंदुता एक एक्स्ट्रा देखे थे, ठीक। तो देखिए 1 नंबर क्या पढ़े बाबू, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, ठीक है। समंजन क्षमता में क्या बताए थे, याद है, बहुत दूरी स्थित या नजदीक स्थित वस्तु को आंख अपनी सिलेरी पेशियों के तनाव को घटाकर या बढ़ाकर या फोकस दूरी को बदलकर स्पष्ट देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक। कुछ सटीक डिफिनीशन था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखें दृष्टि दोष, दृष्टि दोष देखें, दृष्टि दोष देखें तो दृष्टि दोष के बारे में बताएं कि निकट स्थित या दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता को खो देना ही दृष्टि दोष कहलाता है। किसी कारणवश बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता को खो देना दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष बताएं 3 प्रकार का, एगो बताएं निकट, एगो बताएं दूर, एगो बताएं जरा और एगो बताएं एक्स्ट्रा अबिंदुता, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या बताएं, इस पर ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए बहुत बार पूछता है निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो भाई मेरे निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए बाबू अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस कभी कभी दे देता है, अवतल लेंस नहीं देता है, क्या देता है, क्या देता है, अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। यानी जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाता है, यानी जिस नेत्र में जो नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित हो जाता है उस नेत्र को ठीक करने के लिए जो चश्मा लगाया जाता है, जिस वो चश्मे में जो लेंस लगा होता है भाई मेरे, वो अवतल लेंस होता है। और अवतल लेंस को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या, अपसारी लेंस, ठीक। कोई दिक्कत, आगे देखिए दूर दृष्टि दोष की बात करें, दूर दृष्टि दोष की बात करें तो कहेंगे इस प्रकार के दृष्टि दोष में या ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे, दूर दृष्टि दोष कहलाता है।
दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। भाई मेरे, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसका नाम होता है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, क्या इसका नाम है? अभिसारी लेंस। ठीक। और जरा दृष्टि दोष के देखें, जरा दृष्टि दोष में ना ही निकट का दिखाई देता है ना ही दूर का दिखाई देता है, दोनों खत्म हो जाता है। तो ऐसे में जो नेत्र ग्रसित होता है जरा दृष्टि दोष में, उसके चश्मे में बाबू अवतल और उत्तल, अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस, ठीक, दोनों प्रकार के लेंस लगाया जाता है, जिसको हम बायोफोकल लेंस कहते हैं। बायोफोकल लेंस, फोकल लेंस, ठीक है। इसके उपचार के लिए बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। और बताए थे एक बाबू अबिंदुता बताए थे, इसके उपचार के लिए बाबू बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक, इतना चीज आप देखें, उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक, आइए ऊपर से देख लेते हैं। दृष्टि दोष देखें, बहुत दूर स्थित या नजदीक स्थित वस्तुओं का पट्टी रेटिना पर बनने की क्षमता को खो देना दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष के बाद निकट दृष्टि दोष में आए। निकट दृष्टि दोष का उपचार किससे किया जाता है? अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। यानी जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाता है, उस नेत्र को जो चश्मा लगाया जाता है, उपचार के बाद जो चश्मा लगाया जाता है, उस चश्मे में बाबू अवतल लेंस होता है, जिसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष हो जाता है, उनके उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस को कौन सा? अभिसारी लेंस कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष में बाबू बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना तक आप याद करिएगा। याद क्या, याद हो ही गया होगा। थोड़ा सा नेत्र को बढ़िया से घर से पढ़ कर आइएगा। ठीक, तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे पढ़िए आप आराम से, फिर मिलते हैं।